हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उन दवाओं के बारे में जो हमारे आई से रिलेटेड हैं। आई से रिलेटेड है, या तो हो सकता है कि वो आई की हमारी आँखों की किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हो, या तो फिर हमारी आँखों के एग्ज़ामिनेशन के लिए हो, यानी उसके साइज़ को बड़ा करने के लिए। इस टाइप की भी दवाएं आती हैं। तो उससे क्या आँखों के साइज़ को अगर बड़ा कर दिया जाए तो आँखों को जो चेकअप है वो आसानी से हो जाता है। और फिर वो आँखों का साइज़ मतलब जो पुपिल का साइज़ है वो बड़ा हो गया, फिर उसको छोटा करने के लिए जो दवा यूज़ होगी वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। ऐसे ही आँखों से रिलेटेड कोई बीमारी है जैसे ग्लूकोमा हो गया, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जिसको IOP भी बोलते हैं, वो अगर है बीमारी है तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या है ये दवाएं यूज़ होती हैं। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग डीपली। तो क्या होती हैं ये दवाएं? ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, दीज आर द ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट आई प्रॉब्लम्स। ये वो दवाएं होती हैं जो आँखों की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, आई प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन आप पढ़ चुके हैं कि जैसे कि मान लीजिए सूजन है, दर्द है, ऐसे रेडनेस है, या तो फिर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए यूज़ होती है। इन्फेक्शन चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, चाहे जिस टाइप का भी हो। ऐसे ही क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर के लिए भी वो दवाएं यूज़ होती हैं। अब ये क्या है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर? तो हमारे आँखों के अंदर क्या होता है, एक तरीके का फ्लूइड होता है। अभी मैं आपको, जब आप ग्लूकोमा पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको पूरा डिटेल से। आप यहाँ पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो जो हमारा एक्वस ह्यूमरस होता है वो क्या होता है, वो आँखों में बनता रहता है और फिर ड्रेन होकर, यानी वहाँ से निकल के फिर ये सर्कुलेशन में, यानी ब्लड सर्कुलेशन में मान लीजिए आ जाता है। इस तरीके से वो एक रेगुलेशन बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि जो इसका ड्रेन कैनाल है, यानी जहाँ से वो वापस जाता है, समझ लीजिए नाली जो है उसको वापस निकालने की, वो ब्लॉक हो गई। तो फिर क्या होता है, वो पानी जो बन रहा है वहाँ पे वो उसी के अंदर भरता रहता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी आँखों में जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो हमारी आँखों से ब्रेन तक लेके जाती है मैसेज को, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, तो उन पे क्या होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो वीक हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। फिर आदमी को क्या है, विजुअल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, देखने में दिक्कत होती है। तो आपको इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना है मियोटिक। तो सबसे पहले हम लोग मियोटिक देखते हैं कि क्या होते हैं मियोटिक्स। आप ये कई बार पढ़ चुके हैं, आपको सुना हुआ भी है ये। तो दी ड्रग्स आर यूज टू प्रोड्यूस मियोसिस और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल आर कॉल्ड मियोटिक्स। यानी वो दवाएं जो आपके पुपिल के साइज़ को छोटा करती हैं, मियोसिस करती हैं, या कॉन्स्ट्रिक्ट यानी उसको सिकुड़ा देती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मियोटिक्स बोलते हैं। ठीक, आसान सी बात है, आप इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो एक दवा आती है वो होती है मस्केरिनिक एजेंट्स। मस्केरिनिक आप जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पिलोकार्पिन, कार्बाकोल एंड अदर कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक, अब दूसरी क्या होती हैं, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स आते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ डायलेटर मसल्स। ये जो हैं, ये जो हमारे मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करवा देते हैं। ये जो मसल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये रिलैक्स कर देते हैं। अब ये भी क्या करते हैं, आँखों के पुपिल की जो साइज़ है उसको छोटा करते हैं। कैसे करते हैं? तो जो आपका पुपिल होता है ये अंदर साइड में होता है, और उसी के बाहर जो होता है आपका आइरिस होता है। अब ये जो आइरिस है एक मसल्स है, जब ये रिलैक्स होता है तो इसको दबा देता है। समझ में आ रही बात? ये जब रिलैक्स होगा तो इसको दबा देता है और इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ तो बढ़ जाता है और इसका साइज़ क्या होता है, छोटा हो जाता है। और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो इसका साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ये सिकुड़ेगा तो इस पर प्रेशर कम पड़ता है तो इसका साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। ये पुपिल है आपका और ये क्या है, आइरिस है। ठीक, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है जो मतलब रिलैक्सेशन करवाता है आइरिस का, टोलाजोलिन। अब इंडिकेशन क्या है, ये दवाएं कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं? तो दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा, या कुछ इस लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं ग्लाउकोमा। तो मुझे अच्छा लगता है इसका ग्लूकोमा। तो ये जो होती हैं ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। परेशान मत होइए, ग्लूकोमा क्या है आगे आप पढ़ेंगे अभी डिटेल से ग्लूकोमा के बारे में। दूसरा क्या है, टू कंट्रोल माइड्रिएटिक इफ़ेक्ट। ये जो दवाएं यूज़ होती हैं माइड्रिएटिक इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये माइड्रिएटिक इफ़ेक्ट क्या है, यानी आँखों के जो पुपिल है उसका साइज़ बढ़ा दिया गया है तो उसको छोटा करने के लिए, जो बढ़ गया उसको बोलते हैं माइड्रिएसिस बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं माइड्रिएटिक इफ़ेक्ट।
तो उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, यानी आँखों की पुपिल के साइज़ को छोटा करने के लिए, यानी बड़ा कर दिया गया है। मान लीजिए एग्जामिनेशन के लिए, चेकअप के लिए उसको बड़ा किया गया, अब उसको छोटा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ठीक। तीसरा क्या है, टू प्रिवेंट और ब्रेक एडहेशन यानी अटैचमेंट बिटवीन आइरिस एंड लेंस। ये कह रहे हैं जो आइरिस और लेंस अगर वो आपस में चिपक गए, चिपके हुए नहीं रहते हैं, मतलब वो रहते हैं तो साथ में मिले हुए, लेकिन अगर वो चिपक गए हैं बहुत अच्छे से, अटैचमेंट हो गया, तो उसको छुड़ाने के लिए भी ये दवाएं क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कब इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला, कोई औरत प्रेग्नेंट है तो अब आप ये क्या करेंगे, दवा नहीं देंगे। ठीक है। और कब नहीं यूज़ होती हैं ये, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग लैक्टेशन। ऐसे ही कोई अगर औरत है, कोई महिला है जो अभी उसके बच्चे को दूध पिला रही है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग है, तो भी उसको हम लोग नहीं देंगे। ऐसे ही दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग दी चिल्ड्रेन, और बच्चों में भी ये दवा यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि इसकी सेफ्टी के बारे में भी अच्छे से पता नहीं चला है, अभी पूरी तरीके से इस पर रिसर्च हो नहीं पाई है, इसलिए बच्चों में हो सकता है कि नुकसान कर दे। और कब नहीं देते हैं, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट आर एबव 65 ईयर्स। ऐसे ही जो पेशेंट, जो लोग इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको भी ये दवा यूज़ नहीं करेंगे, उनके कई सारी प्रॉब्लम से क्रिएट कर सकता है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, ऐसे ही नोजिया हो सकता है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही इसको दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम कैटेरेक्ट। ऐसे जिन लोगों को कैटेरेक्ट है यानी मोतियाबिंद की बीमारी है, जिनकी आंखों पे पर्दा चढ़ जाता है एक तरीके का, तो उनको भी ये दवा नहीं देंगे। अब इनका डोजेज कैसे यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करेंगे, तो पिलोकार्पिन ये कितना 1 से 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट इन आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स बन रहा है 100 ml है, तो उसमें समझिए 1 से 4 ml तक क्या डालेंगे, पिलोकार्पिन मिला दिया जाएगा। ऐसे ही टोलाजोलिन है, तो ये भी क्या है 1 से 2 mg पर kg के हिसाब से ये क्या है, इंट्रावेनसली यूज़ होता है। ठीक। और 10 मिनट के बाद मान लीजिए ज़रूरत पड़ रही है फिर से, तो फिर 10 मिनट के बाद इसको इतना ही 1 से 2 mg दे सकते हैं। अब एक टॉपिक इसमें माइड्रिएटिक्स। तो माइड्रिएटिक्स क्या आप समझ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। द ड्रग्स आर यूज टू डायलेट द पुपिल टू परफॉर्म ईजियर एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन आर कॉल्ड माइड्रिएटिक्स। ठीक है, यहाँ पे छूट गया, बढ़ा लीजिएगा। तो वो दवाएं जो पुपिल को डायलेट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब क्यों किया जाता है पुपिल को डायलेट, चाहे कोई भी पर्पज़ हो, लेकिन यहाँ पे 1-2 पर्पज़ दिए हैं। टू परफॉर्म ईजियर यानी आसान और डिटेल एग्जामिनेशन के लिए, चेकअप के लिए, चेकअप करने के लिए ये दवाएं क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो वही तकरीबन जो वहाँ पे पढ़े वही यहाँ पे भी है। एड्रेनर्जिक, वहाँ पे एंटागोनिस्ट पढ़ा था, ब्लोकर थे ना, तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट थे जो वो क्या कर रहे थे, वो मियोसिस का काम कर रहे थे। यहाँ पे एगोनिस्ट हैं, तो ये क्या करते हैं, माइड्रिएसिस का काम करते हैं, यानी ये कॉन्स्ट्रिक्शन वहाँ पे वो करवा रहे थे, ये डायलेशन करवा देते हैं पुपिल का। ठीक। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जैसे कि एड्रीनलिन, फेनिलेफ्रिन, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ऐसे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, वहाँ पे जो कोलिनर्जिक था वो एगोनिस्ट था, और यहाँ पे जो है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट रहता है तो वो क्या करते हैं, मियोसिस कराते हैं, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट रहेंगे तो वो क्या कराते हैं, माइड्रिएटिक्स। ठीक। माइड्रिएटिक यानी रिलैक्सेशन करवा देते हैं पुपिल का, पुपिल के साइज़ को बड़ा करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि ट्रोपिकामाइड हो गया, एट्रोपिन हो गया, ऐसे साइक्लोपेंटोलेट हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ के आए हैं। खैर, इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो दीज आर यूज टू डायलेट पुपिल, ये मालूम है आपको। और कहाँ पे यूज़ होता है, दीज आर यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना का एग्जामिनेशन करना है, यानी चेकअप करना है, तो उसके लिए भी ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी यूज़ करेंगे, साइज़ बढ़ जाएगा तो वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ आइरिस प्रॉब्लम। ऐसे ही आइरिस की जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के, देखने के लिए, चेकअप के लिए यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ होता है, दीज आर यूज टू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव एरर। और ये कब यूज़ होता है, रिफ्रैक्टिव एरर को चेक करने के लिए भी यूज़ होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, तो एक ऐसी बीमारी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब आई है, यानी समझ लीजिए आपकी जो पुपिल है वो क्या है, पूरी तरीके से किसी चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। होता है जैसे हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आदमी किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से जो चीज़ें उसको दिखती हैं वो थोड़ा ब्लड दिखती हैं, साफ़ नहीं दिखती, धुंधली धुंधली सी दिखती हैं।
और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपर टेंशन। अगर किसी को हाइपर टेंशन है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसमें ये दवाएं नहीं देंगे, ठीक है। और कहाँ पे नहीं देते हैं, इन ग्लूकोमा। और ये क्यों नहीं देते हैं, आप ये सब पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, समझ लीजिए यहाँ पे रिवीजन हो रहा है आपका। और ग्लूकोमा किसी को है तो उसमें भी नहीं देंगे ये। और कहाँ पे नहीं देते हैं, इन इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, अगर किसी का इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है तब भी नहीं देंगे। ग्लूकोमा में होता क्या है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है, अभी मैंने बताया जैसे कि जो प्रेशर है वहाँ पे क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस वो बढ़ जाता है, तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जो ऑप्टिक नर्व्स होती है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, और जो वहाँ पे समझ लीजिए ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर भी प्रेशर पड़ता है, और ब्लड भी सही से वहाँ पर पहुँच नहीं पाता अच्छे तरीके से। अब इनके डोजेस क्या हैं, तो ट्रोपिकामाइड ये कितना यूज़ होता है, 0.5% सोल्यूशन इसका यूज़ होता है, और ये 30 मिनट के लिए अबाउटली, यानी 30 से 35 मिनट 40 मिनट के लिए ये क्या करता है, डायलेट करता है पुपिल को। ऐसे एट्रोपिन है तो इसका 1% सोल्यूशन यूज़ होता है। मान लीजिए अगर कोई ड्रॉप है जो क्या कहते हैं 100 ml है सपोज दैट, तो ये कितना यूज़ होगा, 1% यानी 1 ml यूज़ होगा उसके अंदर। और इसका इफेक्ट समझ लिए 7 से 12 दिन तक रहता है, यानी एट्रोपिन अगर किसी की आंखों में डाल दिया तो हो सकता है कि 7 दिन तक या 12 दिन तक उसकी क्या पुपिल डायलेट रहे, अगर उसको मियोसिस कोई दवा नहीं देते हैं तो। ऐसे साइक्लोपेंटोलेट है, ये कितना यूज़ होता है, तो 1 से 2% ये भी यूज़ होता है, 24 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। अब जानिए क्या होता है ग्लूकोमा, ठीक है। तो ग्लूकोमा इज़ ए ऑक्यूलर मतलब समझ लीजिए आई, ठीक। तो ग्लूकोमा क्या है, ये ऑक्यूलर डिसीज़ है, यानी आँखों से रिलेटेड एक बीमारी है। इन विच इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, जिसमें क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, IOP, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आँखों का जो इंट्रा ऑक्यूलर है, यानी आँखों के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड डैमेज दी ऑप्टिक नर्व, और क्या होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, यानी जो नर्व्स हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं मैसेज को, वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है, विजुअल लॉस हो जाता है, आदमी को दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है, व्हेन ड्रेनेज कैनाल ऑफ एक्वस ह्यूमरस गेट ब्लॉक्ड, ये कह रहे हैं कि वो ड्रेन यानी वो नालियाँ, समझे, कैनल का मतलब होता है नाली, और ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को खींच के लेके जाना, ड्रेन करना, बहा देना। तो वो समझ लीजिए यहाँ पे वो नालियाँ या वो रास्ते जो कि एक्वस ह्यूमरस को ड्रेन करते हैं, बहा के ले जाते हैं ब्लड फ्लो के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर, जहाँ कहीं भी लेके जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जब वो निकल नहीं पाएंगे, जब मान लीजिए ये आपकी आँख है, आपकी आई है, और वो उसी के अंदर क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो अब ना पीछे से बढ़ता जा रहा है और आगे से निकल नहीं पा रहा है, तो फिर क्या होगा, वो वहीं पे जमा होते हैं। और मान लीजिए गुब्बारे के अंदर आप पानी भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ेगा ही। तो ऐसे ही ये आँखों के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जितना बढ़ता है उतना ही क्या है, वो इफेक्ट डालता है कि इस पर ऑप्टिक नर्व पे, उस पर ही प्रेशर पड़ता है, तो ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। अब ये 2 तरीके का होता है ग्लूकोमा, एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा होता है नैरो, यानी और नैरो कह लीजिए या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। अब ये कैसे होता है, ग्लूकोमा कैसे होता है, और आपने देखा कि 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपन एंगल और एक होता है क्लोज एंगल। तो ये वाला एरिया है, समझिए आपका लेंस है, और ये लेंस के बाद ये जगह रहती है जिसमें कि आपका एक्वस ह्यूमरस भरा रहता है, यानी एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक। उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे आइरिस होती है और ये स्क्लेरा वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाली जगह है, इसमें जो रहता है वो क्या रहता है, एक्वस ह्यूमरस भरा रहता है, ठीक। अब यहाँ से क्या करता है, इधर से ये ड्रेन होता रहता है, इधर से भी और इधर से भी साइड से ये ड्रेन होता रहता है। फिर आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उस नर्व्स में पहुँचता रहता है, फिर सर्कुलेशन इसका चलता रहता है इस एरिया से, ठीक है। इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, और फिर यहाँ पे ये बनता भी रहता है, सिस्टम में पूरा यहाँ पे बनता रहता है, ठीक। लेकिन क्या होता है, कभी कभार ये जो इस चीज़ को बोलते हैं ड्रेन कैनाल, ठीक है। ड्रेन कैनाल यानी जो ड्रेन करता है, यहाँ से एक्वस ह्यूमरस को लेके जाता है, इसको मेंटेन करके रखता है, इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे, ठीक। लेकिन जब दिक्कत आती है कि ये जो कैनाल है, ये समझ लीजिए जो नाली है, ये बंद हो जाती है। अब ये तो कभी ये पूरा बंद हो जाती है या कभी पार्शियली बंद होती है, ये कभी तो ये क्या है, पूरा अगर बंद हो जाती है
तो तब ये जो यहाँ पे जो एंगल बनता है, जैसे कि ये वाला जो एक एंगल बन रहा है ना, अगर ये पूरा बंद हो जाती है इसी को बोलते हैं क्लोज्ड, यानी एकदम ये एंगल बन ही नहीं रहा है। समझिए थोड़ा सा एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये एंगल जो एक तो एंगल ऐसे बन रहा है पूरा इतना, समझ में आ रही बात। ये जो है ये जो रास्ता खुला हुआ है उसमें एंगल क्या है, खुला हुआ बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ओपन एंगल। तो इसमें अभी ये रास्ता खुला हुआ थोड़ा थोड़ा इसमें समझ लीजिए कि निकल रहा है अभी ये एक्वस ह्यूमरस। लेकिन क्या होता है कभी ये पूरा बंद हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या कहते हैं मतलब दिक्कत आ जाती है और पूरा ये बंद हो जाता है, क्लोज एंगल बोलेंगे उसको, ठीक। यानी जब ये एंगल, तो समझ रहे हैं, जब ये एंगल एकदम पास में आ जाए, एंगल बने ही नहीं तो उसको बोलेंगे क्लोज एंगल, और जब ये खुला रहे ऐसे तो इसको बोलते हैं ओपन एंगल। अब हम लोग देखेंगे उन दवाओं की क्लासिफिकेशन जो ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। दे रेड्यूस, अब ये दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, दे रेड्यूस इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ये दवाएं क्या करती हैं, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को रेड्यूस करती हैं, कम करती हैं। आप समझ चुके हैं कि ये बीमारी क्या है असल में। इसमें जो हमारी आँखों के अंदर का प्रेशर वो बढ़ जाता है, अगर उसको निकाल दिया जाए, प्रेशर को कम कर दिया जाए, और वो प्रेशर कैसे कम होगा, जो एक्वस ह्यूमरस है अगर उसको हम लोग ड्रेन कर दें, निकाल दें, या उसका प्रोडक्शन कम कर दें, तो फिर ये बीमारी भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कंट्रोल होगी। तो इसीलिए इसकी क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये कि डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमरस, यानी एक्वस ह्यूमरस को बनने ना दिया जाए, वो उसका प्रोडक्शन रोक दें, तब भी क्या होगा, ये बीमारी कंट्रोल में आएगी। या तो फिर क्या, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड, या तो जो फ्लूइड है जो निकल नहीं रहा था उसका आउटफ्लो बढ़ा दिया जाए। यानी ये कि मान लीजिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा था तो उसको और रास्ते को खोल दिया जाए, नाली की सफाई कर दी जाए ताकि वो पूरी तरीके से बहे और तेज़ बहे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से बांटा है। अब जो ये डिक्रीज़ करने वाली जो दवाएं हैं वो कौन सी होंगी, यानी जो प्रोडक्शन को कम करेंगे एक्वस ह्यूमरस को, उनमें से एक है बीटा ब्लॉकर, ठीक, जिसका एग्जांपल क्या है, टीमोलोल। ये टॉपिकली यूज़ होता है, यानी इसको देंगे, आंखों के ऊपर लगाएंगे तो एक्वस ह्यूमरस का क्या है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम बनेगा, तो फिर इस तरीके से इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर भी रिड्यूस होगा। और दूसरा क्या है जो डिक्रीज़ करेगा प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमरस का, वो है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या होता है, इसके डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये दवा होती है, ये समझ लीजिए वो क्या करती हैं, इसके प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। ये जो है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक तरीके की ये क्या है, डायूरेटिक्स होती हैं। और ये जो दवाएं होती हैं अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी से ये लोग क्या करते हैं, ये जो दवाएं होती हैं पूरी बॉडी से आपके समझिए वाटर कंटेंट को कम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तब भी ये डायरेटिक्स वाली दवाएं ये दी जाती हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अगर आपने क्या कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा डायूरेटिक्स, उसमें आता है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। और ये कार्बनिक एनहाइड्रेज ये समझ लीजिए एक तरीके का इंजाइम होता है जो आपके रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक, इतना इसके लिए जानिए। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, एसीटाजोलामाइड ओरली इसको लेते हैं 500 mg। ऐसे ही क्या है डोरजोलामाइड, ये आई ड्रॉप में यूज़ होता है। तो अब ये जो दवाएं होती हैं ये भी क्या करती हैं, प्रोडक्शन को मतलब ये एक्वस ह्यूमरस के प्रोडक्शन को रोक देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्लूकोमा आपका कंट्रोल में आता है। और दूसरी जो दवाएं हैं तो उस जो मतलब आउटफ्लो को बढ़ा देती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाहर निकलवाती हैं, नालियों को खोल देती हैं। तो उनमें से एक क्या है, म्योटिक्स। तो म्योटिक्स आप पढ़ें, जैसे कि पिलोकार्पिन है, तो ये टॉपिकली अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसका 2% का सोल्यूशन आता है पिलोकार्पिन का, वो देंगे। ऐसे ही एक आता है ऑस्मेटिक एजेंट, ये भी क्या करते हैं, आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। ऑस्मोटिक एजेंट यही है कि जो मतलब वहाँ से आपके उसके ड्रेन करेंगे, निकाल के बाहर करेंगे आपकी आँखों से, किसको, जो आपके अंदर लिक्विड भरा हुआ एक्वस ह्यूमरस है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मेंटिलोल, ये आईवी रूट से दिया जाता है 20%। इसका मान लीजिए अगर 100% है कोई इसकी दवा 100% है तो उसमें 20% ही रहेगा, ठीक है। और तीसरी दवा जो है वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या है, इंक्रीज़ करती है आउटफ्लो को, यानी बाहर कर देती है, निकालती है। तो इसके ये भी टॉपिकली आता है, यानी टॉपिकली यूज़ करते हैं, ड्रॉप में मान लीजिए, या तो फिर आँखों में वैसे लगाने के लिए लेप आ सकता है, टॉपिकल में दोनों आ जाएंगे। तो इसका जो डोज होता है वो क्या 0.005%, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत ख़तरनाक है समझ लीजिए। अब इसका हम लोग जो ये और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो दवा है ये समझ लीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इसको याद रखिएगा प्रोस्टाग्लैंडिन को। अब इसमें कई सारी जो दवाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग एक दो जो मेन दवाएं हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं।
जो यूज़ होते हैं ज़्यादा, उनके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे इंडिकेशन ऑफ मैनीटोल, जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा ऑस्मोटिक एजेंट में, तो इसका इंडिकेशन क्या है, तो इट इज़ यूज टू रेड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही इट इज़ यूज टू रेड्यूस इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, यानी जो हमारा हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो सर है, उसके अंदर अगर प्रेशर है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, ये कम करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे इट इज़ यूज टू रेड्यूस, सॉरी यहाँ पे रेड्यूस नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा इट इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक्स, ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक्स, ये डायूरेटिक के तौर पे यूज़ होता है। डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो आपके यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम कर देती हैं वो, जैसे कि एसिटाजोलामाइड है। और इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू रेड्यूस, यहाँ पे लोअर नहीं आएगा, इट इज़ यूज टू रेड्यूस बीपी, यानी आपके ब्लड प्रेशर को ये क्या करती हैं, कम कर देती हैं, ठीक। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल डिसीज़, यानी अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी वगैरह है तो उसमें ये दवा नहीं देंगे, ठीक। और कहाँ नहीं देंगे, इन पल्मोनरी एडिमा, अगर पल्मोनरी एडिमा यानी लंग्स में किसी के पानी वगैरह भर गया, सूजन हो गया, तो उसमें भी नहीं देते हैं। और कहाँ नहीं देंगे, इन सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो गई है उसके बदन में, उसके जिस्म में, तब भी हम लोग ये दवा नहीं देंगे। ऐसी हार्ट फेलियर है कोई तो उसको भी नहीं देंगे। अब हम लोग देखेंगे इंडिकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत फेमस दवा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड इन ग्लूकोमा, ये ग्लूकोमा में यूज़ होती है, जैसा आपने देखा। ऐसे ही टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, अगर ऐसे ही आपके जीआईटी में कहीं अल्सर है तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होती है, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऐसे ही टू रेड्यूस लेबर, टू इंड्यूस लेबर, और ये लेबर को इंड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। ये क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त में कॉन्ट्रैक्शन कराने की ज़रूरत होती है, ताकि जो सर्विक्स है, जो उसका मुंह है, वो खुल जाए और बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। अगर वहाँ पे क्या होता है, ये अगर कॉन्ट्रैक्शन ना हो, रिलैक्सेशन ना हो, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है बार बार, तो वो उसका जो मुंह है वो ओपन हो जाता है सर्विक्स का। अगर वो नहीं होता है तो फिर जो माँ है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चे के जन्म देने में। तो वहाँ पे भी ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ कराते हैं, ताकि बच्चे को क्या आसानी से वो जन्म दे सके, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ ना हो। और कहाँ पे यूज़ होती है दवा, इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर किसी को पल्मोनरी, आप जानते हैं लंग्स में उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है वहाँ पे, तो उसको भी ठीक करने के लिए दवा देते हैं। ऐसे ही टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ठीक करने के लिए ये दवा यूज़ होती है, जैसा कि आपने सुना होगा सिल्डेनाफिल। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको सर्च करिएगा कि ये क्या बीमारी क्या है, और अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट कर सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट पे मैं छोड़ रहा हूँ, बस इतना समझ लिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए ये दवा यूज़ होती है। और ये जो मेल लोग हैं, जो मैन हैं, उनसे रिलेटेड एक बीमारी होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, तो इन ब्रोंकाइल अस्थमा, यानी किसी को अस्थमा है तो उसमें नहीं देते हैं। और ऐसे ही किसी को किडनी डिसीज़ है तो उसमें भी नहीं देते हैं। ऐसे ही हाइपर सेंसिटिविटी कोई है अगर, तो उसको भी नहीं देते हैं। यानी ये दवा जिसके देते हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ में रिएक्शन करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसके लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही हाइपरटेंशन में भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। और कहाँ नहीं यूज़ करते हैं, इन एपिलेप्सी, अगर एपिलेप्सी है, किसी को मिर्गी है, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपका जो था चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।